नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हरियाणा की किसान राजनीति के बड़े नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि हरियाणा के किसान 26 नवंबर को संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा की हां का इंतजार है। बता दें, किसान आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में है। चडूनी रविवार को रोहतक पहुंचे थे और उन्होंने यहां हरियाणा के किसानों के साथ बैठक की थी। बैठक में ही इस बात का फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को संसद की ओर मार्च किया जाएगा। बता दें कि 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा हो जाएगा। चडूनी ने कहा कि 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। संसद मार्च के इस फैसले को मोर्चा की बैठक में रखा जाएगा और अगर वह इसकी इजाज़त देते हैं तो संसद की ओर मार्च किया जाएगा और अगर इजाज़त नहीं मिलती है तो इस पर विचार करेंगे। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर किए गए मानहानि के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक से कहा है कि वो मंगलवार तक इसको लेकर हलफनामा दाखिल करें और अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। कोर्ट ने नवाब मलिक को लेकर कहा कि अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं। बताते हैं, समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने नवाब मलिक के द्वारा उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा किया है। सुनवाई के दौरान ध्यानदेव वानखेड़े की तरफ से पेश हुए वकील अरशद शेख ने कहा कि नवाब मलिक के द्वारा हर दिन कुछ न कुछ गलत और झूठा पोस्ट किया जाता है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के मुंबई जोन के प्रमुख समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर एक और हमला बोला है। नवाब मलिक ने कहा है कि समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेड कर ड्रग्स के व्यापार में शामिल थी? आपको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि उनका मामला पुणे कोर्ट के सामने लंबित है। ये रहा सबूत, और सबूत के तौर पर मलिक ने इस ट्वीट के साथ इस मामले से जुड़ी कोर्ट की डिटेल्स का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि इस मामले की पहली सुनवाई साल 2008 में हुई थी। इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा है कि जनवरी 2008 में जब ये मामला सामने आया तब मैं सर्विस में ही नहीं था और मैंने साल 2017 में क्रांति रेडकर से शादी की थी। मैं तो इस मामले से कैसे जुड़ सकता हूँ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा पिछले साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण समारोह में देरी हो गई। वर्ष 2020 और 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया। इन 3 राजनीतिक हस्तियों के अलावा इनमें मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छद्दूलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और अध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। फ्रांस की कंपनी के साथ भारत द्वारा की गई लड़ाकू विमान राफेल डील को लेकर अब एक फ्रेंच ऑनलाइन पत्रिका मीडियापार्ट ने बड़ा धमाका किया है। पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉ ने भारत को 36 रफाल लड़ाकू विमान भेजे जा सकें, इसमें मदद करने के लिए एक बिचौलियों को कम से कम 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घूस की जानकारी और कागजी दस्तावेज के रूप में सबूत भारतीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी के पास थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस मामले में कोई जांच नहीं की। बता दें, फ्रांस का यह ऑनलाइन जर्नल 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार डसॉल्ट ने ये पैसे भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को दिए थे। इसकी जानकारी सीबीआई को भी थी और ईडी को भी, लेकिन इन एजेंसियों ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें, राफेल की ये नई डील शुरुआत से ही विवादों में रही है। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि भारत जिस कीमत पर पहले राफेल विमान खरीद रहा था उससे 3 गुना कीमत में ये नई डील की गई है। कांग्रेस का दावा है कि इस डील में बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैराना में एक जनसभा को संबोधित किया। कैराना 2017 से पहले कथित हिंदुओं के पलायन के कारण चर्चा में रहा था, जिसको बीजेपी ने अपने 2017 के विधानसभा चुनाव में जमकर उठाया था। योगी का ये कैराना का दौरा भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश बताई जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पलायन को मजबूर करने वाले अपराधी खुद पलायन कर गए हैं।
माफिया की हैसियत नहीं है कि सिर उठाकर सड़क पर चल सके। बता दें, कैराना से सांप्रदायिकता के कारण पलायन का आरोप बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने यूटर्न लेते हुए कहा था कि पलायन का कारण सांप्रदायिकता ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था थी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो उम्मीदवार होंगे। चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। आजाद ने कहा कि उनका मकसद सदन में जाना नहीं है, उनका मकसद योगी आदित्यनाथ को सदन में जाने से रोकना है। इससे पहले 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने और फिर नहीं लड़ने को लेकर आजाद ने कहा कि उस वक्त उनकी पार्टी नहीं थी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था, ये सबसे अच्छा है कि मैं विपक्षी वोटों को विभाजित करने के बजाय उनके उम्मीदवार का समर्थन करूं और इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार मैं प्रतिबद्ध हूं क्योंकि इस बार उनके पास उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी की जा रही है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहते हैं। इस मामले की जांच हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होने दें। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह शुक्रवार तक इस मामले में जवाब दे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस राकेश कुमार जैन या रंजीत सिंह के नामों का सुझाव भी दिया और कहा कि ये चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में चल रही जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उस तरह से नहीं चल रही है जैसे हमने उम्मीद की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है सिवाय ये कहने के कुछ और गवाहों से पूछताछ की गई है। सीजेआई ने कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया था, लैब रिपोर्ट भी नहीं आई है और सभी आरोपियों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त नहीं किए गए हैं। ये हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से स्टेटस रिपोर्ट में ये बताने को कहा था कि अभी तक इस मामले में कितने गिरफ्तार किए गए हैं और किन आरोपों में। लखीमपुर खीरी मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, एक किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में और एक इसके काउंटर में भीड़ द्वारा लोगों की जान लेने के मामले में। इन दोनों मामलों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसानों को कुचलने के मामले की जांच के साथ मॉब लिंचिंग के काउंटर केस को जोड़ना चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में जांच अलग अलग होनी चाहिए और दोनों मामलों में गवाहों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या दोनों एफआईआर को जोड़कर एक विशेष आरोपी को लाभ देने का कोई प्रयास किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब ये कहा जा रहा है कि 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और एक एफआईआर में दर्ज किए गए गवाहों को दूसरी एफआईआर में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह सबूत जुटाए जा रहे हैं कि किसी एक आरोपी को बचाया जा सके। लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि एसआईटी किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में और दूसरी एफआईआर जो कि मॉब लिंचिंग के मामले में है और तीसरी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से संबंधित है उसमें जांच की दूरी बनाए रखने में असमर्थ है। अगर इस तरह की प्रक्रिया जारी रहती है तो ये एक मामले के साक्ष्यों को दूसरे मामले के खिलाफ रखने का मामला होगा और इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच हो और कोई घालमेल ना हो, हम निगरानी के लिए एक अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य न्यायिक समिति की देखरेख में जांच को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज को निगरानी करने दें। उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने कारावास के साथ ही दोनों पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उपहार त्रासदी के पीड़ितों ने 24 साल पहले हुए अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनके करियर के सबसे बड़े मामलों में से एक था। उन्होंने कहा कि कई रातों तक सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि आरोपी सजा के हकदार हैं। दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में ये घटना 13 जून 1997 को घटी थी। बॉर्डर फिल्म चल रही थी, तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
दो लोगों की संदिग्ध गतिविधि को लेकर मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट है कि पुलिस को दो लोगों के इस बारे में पूछताछ करने की सूचना मिली थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि इमारत के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया कि दो लोगों ने मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया का पता मांगा। रिपोर्ट के अनुसार टैक्सी चालक ने अपने बयान में ये भी कहा कि पता पूछने वालों के हाथों में एक बड़ा बैग था। टैक्सी ड्राइवर ने इसको लेकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को अब पाकिस्तान के सरकारी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी ने 10 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने और 3 महीने के वेतन को वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। पीटीवी का कहना है कि शोएब अख्तर ने लाइव टीवी पर पीटीवी से अपने इस्तीफे की घोषणा करके न केवल समझौते का उल्लंघन किया है बल्कि पीटीवी को असाधारण वित्तीय नुकसान भी पहुंचाया है। इसके लिए वो हर्जाना भरें। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि वो फाइटर रहे हैं और इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। बता दें, इस टीवी चैनल के विश्व कप को लेकर एक कार्यक्रम में न्यूज होस्ट ने लाइव टीवी में अख्तर को असभ्य व्यक्ति कह दिया था और शो से जाने को कहा था। बाद में अख्तर ने लाइव टीवी में ही इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।